नमस्कार। मातृ भारती पे आप सुन रहे हैं सादत हसन मंटो की बदनाम कहानियां। कहानी का शीर्षक है फूभाबाई। हैदराबाद से शहाब आया तो इसने बंबई सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहला कदम रखते ही हनीफ से कहा, देखो भाई, आज शाम को वो मामला जरूर होगा, वरना याद रखो मैं वापस चला जाऊंगा। हनीफ को मालूम था कि वो मामला क्या है। चुनांचे शाम को उसने टैक्सी ली, शहाब को साथ लिया। ग्रांट रोड के नाके पर एक दलाल को बुलाया और उससे कहा, मेरे दोस्त हैदराबाद से आए हैं, इनके लिए अच्छी छोकरी चावे। दलाल ने अपने कान से अड़सी हुई बीड़ी निकाली और उसको होठों में दबाकर कहा, दक्कनी चलेगी? हनीफ ने शहाब की तरफ सवालिया नजरों से देखा। शहाब ने कहा, नहीं भाई, मुझे कोई मुसलमान चाहिए। मुसलमान? दलाल ने बीड़ी को चूसा। चलिए। और ये कहकर वो टैक्सी की अगली नशिस्त पर बैठ गया। ड्राइवर से उसने कुछ कहा। टैक्सी स्टार्ट हुई और मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई फोर्जत स्ट्रीट की साथ वाली गली में दाखिल हुई। ये गली एक पहाड़ी पर थी, बहुत ऊंचाई थी। ड्राइवर ने गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला। हनीफ को ऐसा महसूस हुआ कि रास्ते में टैक्सी रुककर वापस चलना शुरू कर देगी, मगर ऐसा न हुआ। दलाल ने ड्राइवर को ऊंचान के एन आखिरी सिरे पर, जहां चौका सा बना था, रुकने के लिए कहा। हनीफ कभी इस तरफ नहीं आया था। ऊंची पहाड़ी थी जिसके दाएं तरफ एकदम ढलान थी। जिस बिल्डिंग में दलाल दाखिल हुआ उसकी तरफ 2 मंजिलें थी। हालांकि दूसरी तरफ की बिल्डिंग सबकी सब 4 मंजिला थी। हनीफ को बाद में मालूम हुआ कि ढलान के बाईस इस बिल्डिंग की 3 मंजिलें नीचे थी, जहां लिफ्ट आती थी। शहाब और हनीफ दोनों खामोश बैठे रहे। उन्होंने कोई बात न की। रास्ते में दलाल ने उस लड़की की बहुत तारीफ की थी जिसको लाने वो इस बिल्डिंग में गया था। उसने कहा था, बड़े अच्छे खानदान की लड़की है, स्पेशल तौर पर आपके लिए निकाल रहा हूं। दोनों सोच रहे थे कि यह लड़की कैसी होगी जो स्पेशल तौर पर निकाली जा रही है। थोड़ी देर के बाद दलाल नमूदार हुआ। वो अकेला था। ड्राइवर से उसने कहा, गाड़ी वापस करो। यह कहकर वो अगली सीट पर बैठ गया। गाड़ी एक चक्कर लेकर मुड़ी। 3-4 बिल्डिंग छोड़कर दलाल ने ड्राइवर से कहा, रोक लो। फिर हनीफ से मुखातब हुआ, आ रही है? पूछ रही थी कैसे आदमी है। मैंने कहा, नंबर 1। 10-15 मिनट के बाद एकदम टैक्सी का दरवाजा खुला और एक औरत हनीफ के साथ बैठ गई। रात का वक्त था। गली में रोशनी कम थी, इसलिए शहाब और हनीफ दोनों उसको अच्छी तरह ना देख सके। सीट पर बैठते ही उसने कहा, चलो। टैक्सी तेजी से नीचे उतरने लगी। हनीफ के पास कोई ऐसी जगह न थी जहां कोई मुआमला हो सके। चुनांचे जैसा तय पाया था। वो डॉक्टर खां साहिब के यहां चले गए। वो मिलिट्री हॉस्पिटल में मुतय्यन था और उसको वहीं 2 कमरे मिले हुए थे। शहाब ने बंबई आते ही उसको फोन कर दिया था कि वो हनीफ के साथ रात को उसके पास आएगा और मुआमला साथ होगा। चुनांचे टैक्सी मिलिट्री अस्पताल में पहुंची। दलाल 100 रुपया लेकर ग्रांट रोड पर उतर गया। रास्ते में भी शहाब और हनीफ उस औरत को अच्छी तरह ना दिख सके। कोई खास बातें भी ना हुई। शहाब ने जब उसे अपने ठीठ हैदराबादी लहजे में पूछा, आपका असम गिरामी? तो उस औरत ने कहा, फोभाबाई। फोभाबाई? हनीफ सोचता रह गया, ये कैसा नाम है? डॉक्टर खान उसका इंतजार कर रहा था।
सबसे पहले शहाब कमरे में दाखिल हुआ। दोनों गले मिले और खूब एक दूसरे को गालियां दी। डॉक्टर खान ने जब एक जवान औरत को दरवाजे में देखा तो एकदम खामोश हो गया। आइए आइए, उसने अपने सीने पर हाथ रखा। डॉक्टर खान, आप? उसने शहाब की तरफ देखा। शहाब ने उस औरत की तरफ देखा। औरत ने कहा, फोभा बाई। डॉक्टर खान ने बढ़कर उससे हाथ मिलाया। आपसे मिलकर खुशी हुई। फोभा बाई मुस्कुराई। मुझे भी खुशी हुई। शहाब और हनीफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। डॉक्टर खान ने दरवाजा बंद किया और अपने दोस्तों से कहा, आप दूसरे कमरे में चले जाइए, मुझे कुछ काम करना है। शहाब ने जब फोभा बाई से कहा, चलिए, तो उसने डॉक्टर खान का हाथ पकड़ लिया। नहीं, आप भी तशरीफ लाइए। आप तशरीफ ले चलिए, मैं आता हूं। यह कहकर डॉक्टर खान ने अपना हाथ छुड़ा लिया। शहाब और हनीफ फोभा बाई को अंदर ले गए। थोड़ी देर गुफ्तगू हुई तो उसको मालूम हुआ कि उसकी जबान मोटी थी। वो शीन और सीन अदा नहीं कर सकती थी। इसके बदले इसके मुंह से फे निकलती थी। उसका नाम इस लिहाज से शोभा बाई था। लेकिन कुछ देर और बातें करने के बाद उनको पता चला कि शोभा उसका असली नाम नहीं था। वो मुसलमान थी। जयपुर उसका वतन था, जहां से वो 4 साल हुए भागकर बंबई चली आई थी। इससे ज्यादा उसने अपने हालात न बताए। मामूली शक्लो सूरत थी। आंखें बड़ी नहीं थी। नाक भी खुशवजा थी। बालाई होंठ के ऐन दरमियान एक छोटे से जख्म का निशान था। जब वो बात करती तो ये निशान थोड़ा सा फैल जाता। गले में उसने जड़ाऊ निकलस पहना हुआ था। दोनों हाथों में सोने की चूड़ियां थी। बहुत ही बातूनी औरत थी। बैठते ही उसने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। हनीफ और शहाब सिर्फ हूं हां करते रहे। फिर उनसे उनके बारे में पूछना शुरू किया कि वो क्या करते हैं, कहां रहते हैं, क्या उम्र है, फादी फिदा है या गैर फादी फिदा, हनीफ इतना दुबला क्यों है, फहाब ने 2 मसनूई दांत क्यों लगवाए हैं, गोफ्त खोरा था तो इसका इलाज डॉक्टर खान से क्यों नहीं करवाया, फरमाता क्यों है, फौर क्यों नहीं गाता। शहाब ने उसे कुछ शेर सुनाए। शोभा ने बड़े जोरों की दाद दी। शहाब ने यह शेर सुनाया, खेतों को दे लो पानी, अब बह रही है गंगा, कुछ कर लो नौजवानों, उठती जवानियां हैं। तो शोभा उछल पड़ी, वाह जनाब साहब वाह, बहुत अच्छा फेर है, उठती जवानियां हैं, वाह वाह। इसके बाद शोभा ने बेशुमार शेर सुनाए, बिल्कुल बेजोड़े बेतुके, जिनका सर था न पैर। शेर सुनाकर उसने शहाब से कहा, फाब फाब, मजा आया आपको? शहाब ने जवाब दिया, बहुत। शोभा ने शर्माकर कहा, ये फेर मेरे थे, मुझे फायरी का बहुत शौक है। शहाब और हनीफ दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। इसके बाद सिर्फ एक सही शेर शोभा ने सुनाया, कभी तो मरे दर्दे दिल की खबर ले, मरे दर्द फे आफना होने अले। यह शेर हनीफ कई बार सुन चुका था और शायद पढ़ भी चुका था, मगर शोभा ने कहा, हनीफ साहिब यह फेर भी मेरा है। हनीफ ने खूब दाद दी, माफा अल्लाह, आप तो कमाल कर दी है। शोभा चौंकी, माफ कीजिएगा, मेरी जबान में तो कुछ खराबी है, लेकिन आपने क्यों माफा अल्लाह के बदले माफा अल्लाह कहा? हनीफ और शहाब दोनों बेइख्तियार हंस पड़े। शोभा भी हंसने लगी। इतने में डॉक्टर खान आ गया। उसने अंदर दाखिल होते ही शोभा से कहा, क्यों जनाब, इतनी हंसी किस बात पर आ रही है? ज्यादा हंसने के बाइस
शोभा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रुमाल से उनको पोंछा और डॉक्टर खान से कहा, एक बात ऐसी हुई कि हम फब हब पड़े। डॉक्टर खान ने भी हंसना शुरू कर दिया। शोभा ने उससे कहा, आइए बैठिए। चारपाई के एक तरफ सरक कर उसने डॉक्टर खान का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। फिर शेरो शायरी हो गई। शोभा ने लंबी लंबी 4 बेतुकी गजलें सुनाई। सब ने दाद दी। शहाब उकता गया। वो मामला चाहता था। हनीफ उसके बदले हुए तेवर देखकर भांप गया। चुनांचे उसने शहाब से कहा, अच्छा भाई, मैं रुखसत चाहता हूं, इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। वो ये कहकर कुर्सी पर से उठा, मगर शोभा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आप नहीं जा सकते। हनीफ ने जवाब दिया, मैं माजरत चाहता हूं, बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। ओह, लेकिन नहीं, आप थोड़ी देर और जरूर बैठे, अभी तो सिर्फ 11 बजे है। शोभा ने इसरार किया। शहाब ने एक जमाई ली। बहुत वक्त हो गया है। शोभा ने मुस्कुराकर शहाब की तरफ देखा। मैं सारी रात आपके पास हूं। शहाब का तकदूर दूर हो गया। हनीफ थोड़ी देर और बैठा, फिर रुखसत ली और चला गया। दूसरे रोज सुबह 9 बजे के करीब शहाब आया और रात की बात सुनाने लगा। अजीबो गरीब थी ये फोभाबाई। पेट पर बालिशत भर ऑपरेशन का निशान था। कहती थी कि वो एक लकड़ी वाले सेठ की दाश्ता थी। उसने एक फिल्म कंपनी खोल दी थी। उसके चेकों पर दस्तखत शोभा ही के होते थे। मोटर थी जो अब तक मौजूद है। नौकर चाकर है। लकड़ी वाला सेठ उससे बेहद मोहब्बत करता था। उसके पेट का ऑपरेशन हुआ तो उसने 1000 रुपया यतीम खाने को दिया। हनीफ ने पूछा, ये लकड़ी वाला सेठ अब कहां है? शहाब ने जवाब दिया, दूसरी दुनिया में टाल खोले बैठा है। औरत खूब थी ये फोभाबाई। मैं दूसरे कमरे में सो गया तो वो डॉक्टर खान के साथ लेट गई। सुबह 5 बजे खान ने उससे कहा कि अब जाओ। शोभा ने कहा, अच्छा मैं जाती हूं, लेकिन ये मेरे जेवर तुम अपने पास रख लो, मैं अकेली इनके साथ बाहर नहीं निकलती। हनीफ ने पूछा, डॉक्टर ने जेवर रख लिए? शहाब ने सर हिलाया। हां, पहले तो उसका ख्याल था कि नकली है, मगर दिन की रोशनी में जब उसने देखा तो असली थे। और वो चली गई। हां, चली गई, ये कहकर कि वो किसी रोज आकर अपने जेवर वापस ले जाएगी। ये तुमने बड़े अचंभे की बात सुनाई। खुदा की कसम हकीकत है। शहाब ने सिगरेट सुलगाया। इसलिए तो मैंने कहा यह फोभाबाई अजीबो गरीब औरत है। हनीफ ने पूछा, वैसे कैसी औरत थी? शहाब झेंपसा गया। भाई, मुझे ऐसे मामलों का कुछ पता नहीं, ये तुम खान से पूछना, वो एक्सपर्ट है। शाम को दोनों खान से मिले। जेवर उसके पास महफूज थे। शोभा लेने नहीं आई थी। खान ने बताया, मेरा ख्याल है शोभा किसी दिमागी सदमे का शिकार है। शहाब ने पूछा, तुम्हारा मतलब है पागल है? खान ने कहा, नहीं, पागल नहीं है, लेकिन उसका दिमाग यकीनन नॉर्मल नहीं है। बेहद मुखलिस औरत है। एक लड़का है उसका जयपुर में, उसको बराबर 200 रुपये माहवर भेजती है। हर तीसरे महीने उससे मिलने जाती है। जयपुर पहुंचते ही बुर्का ओढ़ लेती है। वहां उसे पर्दा करना पड़ता है। हनीफ ने कहा, यह तुमने कैसे समझा कि उसका दिमाग नॉर्मल नहीं? खान ने जवाब दिया, भाई, मेरा ख्याल है नॉर्मल औरत होती तो अपने 1,500-2 हजार के जेवर एक अजनबी के पास क्यों छोड़ जाती? इसके अलावा उसको मॉर्फिया के इंजेक्शन लेने की आदत है। शहाब ने पूछा, नशा होता है एक किस्म का? खान ने जवाब दिया, बहुत ही खतरनाक किस्म का।
शराब से भी बदतर। उसकी आदत कैसे पड़ी उसे? शहाब ने मेज पर से पेपर वेट उठाकर दवात पर रख दिया। ऑपरेशन हुआ तो बिगड़ गया। दर्द शिद्दत का था। उसका एहसास कम करने के लिए डॉक्टर मॉर्फिया के इंजेक्शन देते रहे, तकरीबन 2 महीने तक। बस आदत हो गई। डॉक्टर खान ने मॉर्फिया और इसके खतरनाक असरात पर एक लेक्चर शुरू कर दिया। 1 हफ्ता हो गया, शोभा ना आई। शहाब वापस हैदराबाद चला गया। डॉक्टर खान जेवर लेकर हनीफ के पास आया कि चलो दे आए। दोनों ने ग्रांट रोड के नाके पर इस दलाल को बहुत तलाश किया जो शहाब और हनीफ को शोभा के मकान के पास ले गया था, मगर वो ना मिला। हनीफ को इतना मालूम था कि गली कौन सी है और बिल्डिंग कौन सी है। डॉक्टर खान ने कहा, ठीक है, हम पता लगा लेंगे। ये जेवर मैं अपने पास नहीं रखना चाहता। चोरी हो गए तो क्या करूंगा? वो तो अजीब बेपरवाह औरत है। दोनों टैक्सी में वहां पहुंच गए। डॉक्टर खान को हनीफ ने बिल्डिंग बता दी और कहा, मैं नहीं जाऊंगा, भाई तुम तलाश करो उसे। डॉक्टर खान अकेला उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ। 1-2 आदमियों से पूछा, मगर शोभा का कुछ पता न चला। नीचे से लिफ्ट ऊपर को आई तो होटल का छोकरा प्याला उठाए बाहर निकला। खान ने उससे पूछा तो उसने बताया कि सबसे निचली मंजिल के आखिरी फ्लैट पर चले जाओ। लिफ्ट के जरिया से खान नीचे पहुंचा, आखिरी फ्लैट की घंटी बजाई। थोड़ी देर के बाद एक बुढ़िया औरत ने दरवाजा खोला। खान ने उससे पूछा, शोभा बाई है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ हाँ है। खान ने कहा, जाओ उससे कहो डॉक्टर खान आए हैं। अंदर से शोभा की आवाज आई, आइए डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर खान अंदर दाखिल हुआ। छोटा सा ड्राइंग रूम था, चमकीले फर्नीचर से भरा हुआ था। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे। बुढ़िया दूसरे कमरे में चली गई। फौरन ही शोभा की आवाज आई, डॉक्टर साहब अंदर आ जाइए, मैं बाहर नहीं आ सकती। डॉक्टर खान दूसरे कमरे में दाखिल हुए। शोभा चादर ओढ़े लेटी थी। इसने उससे पूछा, क्या बात है? शोभा मुस्कुराई, कुछ नहीं डॉक्टर साहिब, तेल मालिश करा रही थी। डॉक्टर पलंग के पास कुर्सी पर बैठ गया। जेब से रुमाल निकाला जिसमें जेवर बंधे थे और उसे खोलकर पलंग पर रख दिया। कब तक मैं तुम्हारे इन जेवरों की हिफाजत करता रहूंगा? तुम ऐसी गई कि फिर उधर का रुख तक न किया। शोभा हंसी, मुझे बहुत काम था, लेकिन आपने तकलीफ क्यों की? मैं खुद आके ले जाती। फिर उसने बुढ़िया से कहा, चाय मंगाओ डॉक्टर के लिए। डॉक्टर ने कहा, नहीं मुझे अब जाना है। कहां? अस्पताल। टैक्सी में आए हैं आप? हाँ, बाहर खड़ी है। डॉक्टर ने सर के इशारे से हाँ कही। तो आप चलिए मैं आती हूं। यह कहकर उसने जेवर तकिए के नीचे रख दिए और रुमाल डॉक्टर खान को दे दिया। डॉक्टर खान हनीफ के पास पहुंचा तो इसने पूछा, मिल गई? डॉक्टर मुस्कुराया, मिल गई, आ रही है। 15-20 मिनट के बाद शोभा ने तेजी से टैक्सी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। डॉक्टर खान के कमरे में देर तक फुजुल किस्म की शेरबाजी होती रही। हिज्र विसाल और इश्क व मोहब्बत के बेशुमार आमियाना अशार शोभा ने सुनाए और उन्हें अपने नाम से मंसूब किया। डॉक्टर खान और हनीफ ने खूब दाद दी। शोभा बहुत खुश हुई और कहने लगी, याकूब फेट घंटों मुझ पे फेर फुना करते थे। याकूब फेट वो लकड़ी वाला सेठ था जिसने शोभा के लिए एक फिल्म कंपनी खोली थी। डॉक्टर खान और हनीफ हंस पड़े। शोभा भी हंसने लगी। डॉक्टर खान और शोभा की दोस्ती हो गई। शुरू शुरू में तो वो हफ्ते में 2 बार आती थी, अब करीब करीब हर रोज आने लगी।
रात आती, सुबह सवेरे चली जाती। शाम को बिला नागा मॉर्फिया का इंजेक्शन लेती। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले इसके बाजू पर बहिस करने वाली दवा लगा देता था। ये ठंडी ठंडी चीज उसे बहुत पसंद थी। 3 महीने गुजरे तो शोभा जयपुर जाने के लिए तैयार हुई। मोटर अपनी डॉक्टर खान के हवाले कर दी कि वो उसका ध्यान रखे। डॉक्टर उसे स्टेशन पर छोड़ने गया। देर तक गाड़ी में एक दूसरे से बातें करते रहे। जब गाड़ी चलने लगी तो शोभा ने एकदम डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, मुझे क्यों एकदम ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है। डॉक्टर खान ने कहा, क्या होने वाला है। शोभा के चेहरे से दहशत बरसने लगी। मालूम नहीं, मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है। डॉक्टर खान ने उसे दम दिलासा दिया। गाड़ी चल दी। दूर तक शोभा का हाथ हिलता रहा। जयपुर से शोभा के 2 खत आए, जिनसे सिर्फ इतना पता चलता था कि वो खैरियत से पहुंच गई है। जब वापसी आएगी तो इसके लिए बहुत से तोहफे लाएगी। इसके बाद एक कार्ड आया जिसमें यह लिखा था, मेरी अंधेरी जिंदगी में सिर्फ एक दिया था, वो कल खुदा ने बुझा दिया, भला हो इसका। हनीफ ने ये अल्फाज पढ़े तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। भला हो उसका में बेपनाह गम था। बहुत अरसा गुजर गया, शोभा का कोई खत ना आया। पूरा 1 बरस बीत गया। डॉक्टर खान को उसका कोई पता न चला। शोभा अपनी मोटर उसके हवाले कर गई थी। इस बिल्डिंग में गया जिसकी सबसे निचली मंजिल में वो रहा करती थी। फ्लैट पर कोई और ही काबिज था, एक दलाल किस्म का आदमी। डॉक्टर खान आखिर थक हार कर खामोश हो गया। मोटर इसने एक गिराज में रखवा दी। एक दिन हनीफ घबराया हुआ अस्पताल आया। उसका चेहरा जर्द था। डॉक्टर खान को ड्यूटी से हटाकर वो एक तरफ ले गया और उससे कहा, मैंने आज शोभा को देखा। डॉक्टर खान ने हनीफ का बाजू पकड़कर एकदम पूछा, कहां? चौपाटी पर। मैं उसे बिल्कुल ना पहचानता, क्योंकि वो महज हड्डियों का ढांचा थी। डॉक्टर खान खोखली आवाज में बोला, हड्डियों का ढांचा? हनीफ ने सर्द आह भरी। शोभा नहीं थी, उसका साया था। आंखें अंदर को धसी हुई, बाल परेशान और गर्द आलूद, यूं चलती थी कि अपने आप को घसीट रही है। मेरे पास आई और कहा, मुझे 5 रुपया दो। मैंने उसको ना पहचाना। पूछा, क्या करेगी 5 रुपया लेकर? बोली, मॉर्फिया का टीका लूंगी। एकदम मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। इसके बालाई होंठ पर जख्म का निशान मौजूद था। मैं चिल्लाया, शोभा! उसने थकी हुई वीरान आंखों से मुझे देखा और पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, हनीफ। उसने जवाब दिया, मैं किसी हनीफ को नहीं जानती। मैंने तुम्हारा जिक्र किया कि तुमने उसे बहुत तलाश किया, बहुत ढूंढा। यह सुनकर इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट पैदा हुई और कहने लगी, उससे कहना, मत ढूंढे मुझे, मेरी तरफ देखो। मैं इतनी मुद्दत से अपना खोया हुआ लाल ढूंढती फिर रही हूं। यह ढूंढना बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं मिलता। लाओ 5 रुपए दो मुझे। मैंने उसे 5 रुपए दिए और कहा, अपनी मोटर तो ले जाओ डॉक्टर खान से। वो कह लगाती हुई चली गई। खान ने पूछा, कहां? हनीफ ने जवाब दिया, मालूम नहीं, किसी डॉक्टर के पास गई होगी। डॉक्टर खान ने बहुत तलाश किया मगर शोभा का कुछ पता न चला।
है।